डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 9 के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। आपको आइडिया लगेगा कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे चैप्टर्स हैं, उनसे कैसे क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आप सभी बच्चों को पहले खुद से प्रयास करना है कि आंसर देने का, बाकी बताने के लिए, समझाने के लिए मैं हूं। और जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं जरूर से सॉल्व कीजिए। बाकी हम अदर सब्जेक्ट, लैंग्वेज से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड क्लास 9 के लिए ना, बाकी 6 के लिए सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लगातार अपलोड कर रहे हैं। और एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट हम सॉल्व करेंगे ताकि आप सभी को एग्जाम हॉल में उसका फायदा देखने को मिले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अपने दोस्तों भाई बंधुओं तक जरूर ये वीडियो शेयर करना है ताकि उनको भी आइडिया लग सके कैसे कैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से कौन से समूह में खरीफ फसलें आती है? ठीक है, तो आपको पता है कि मौसम के हिसाब से हमने फसलों को खरीफ फसल, रबी फसल एंड जायद में डिवाइड किया है। ठीक है, अब जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको उगने में बहुत समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है जब वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जैसे धान होता है वो खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी है। लेकिन जैसे गेहूं की बात करें वो रबी की फसल और ठंड में बोई जाती है। और जो खरीफ की फसल होती है वो आपकी जून जुलाई में जब बरसात स्टार्ट होती है ना, उसी समय बोई जाती है और ठंड के स्टार्टिंग में वो काट ली जाती है। और बाकी जो मटर वगैरह है, आपके चना है, सरसों है, ये सभी रबी की फसल है जो ठंड के समय बोई जाती है, गर्मी के समय मार्च के आसपास काट ली जाती है। ठीक है, तो देखो यहां पे पूछा खरीफ की फसल, तो यही है धान, मक्का, सोयाबीन। ये किसके अंतर्गत आते बेटा? खरीफ की फसलें। नेक्स्ट, ऑन विच पार्ट ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स डज राइजोबियम लिव? राइजोबियम दलहनी पौधों के किस भाग में पाया जाता है? पहले तो आप समझो कि राइजोबियम जो है वो क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, मुझे दलहनी पौधों के किस भाग में पाया जाता है? जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है ना, वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, उसके फिक्सेशन में, उसके स्थिरीकरण में मदद करता है। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो पाया जाता है जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जो दलहनी वाले, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के ग्रंथिकाओं में, यानी कि जो लेगुमिनस प्लांट है उनके रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं। तो वही पूछा है किस भाग में, तो रूट नोड्यूल मतलब जड़ों की गांठों में या फिर जड़ों की ग्रंथिकाओं में। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन में चले हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल? निम्नलिखित में से कौन सा कोयले से प्राप्त नहीं होगा? ठीक है, जैसे हमको पता है कोयला क्या होता है, जो वनस्पतियां होती है, जीव जंतु हैं, जीव जंतु नहीं, जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे, सड़े गले पौधे मृत हो जाते हैं। ठीक है, अब लाखों करोड़ों वर्षों तक वो सतह के नीचे दबे रहते हैं, उनमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वायु की बिल्कुल एयर जो है प्रेजेंट नहीं होता, अनुपस्थिति में उसमें क्रिया होकर वो कोयले में कन्वर्ट होता है। और जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम में। तो अब मुझे कोयले से हम क्या उत्पाद, क्या प्रोडक्ट बना सकते, मतलब प्राप्त कर सकते हैं? तो उसको जब हम कोयले को प्रोसेस करके उससे हम कोक बन जाता है बेटा। क्या कोक बन जाता है? कोल तार बन जाता है और कोल गैस बन जाता है। लेकिन जो डीजल है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? ये है पेट्रोलियम का। ठीक है, तो आंसर अपना ये तो हो नहीं सकता, और पूछा भी वही है कि कौन सा नहीं है, इसलिए अपना आंसर होगा आंसर बी। कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा उत्पाद नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है कोल का? तो ऑप्शन नंबर ए है, सी है, डी है, बी नहीं है, बी इसलिए आंसर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश 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 बिफोर इट्स स्टार्ट बर्निंग। ईंधन को जलने से पहले हम किस टेम्परेचर तक गर्म करना आवश्यकता होता है? हम या किस टेम्परेचर तक गर्म करते? देखो बेटा, कोई भी जो आपका फ्यूल है, जो ईंधन होगा, उसका जब हम दहन करेंगे, ठीक है, तो तभी जलेगा जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप पर पहुंचेगा। ज्वलन ताप मतलब समझो वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। जैसे कि अब हमारे पास एक पेपर है, कागज है, ठीक है, तो कागज में जब आप ऐसे माचिस ऐसे जलाओ और जलाओगे तो देखना कागज जलने लगे, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर उसका कम है, मतलब जल्दी से उसको हमको बस उतना टेम्परेचर देना है उस फ्यूल को। जैसे कि जो पेपर है वो फ्यूल है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, वो उस टेम्परेचर पे जलेगा जब वो
इग्निशन टेम्परेचर में पहुंच जाएगा। मतलब इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई पदार्थ जो कोई फ्यूल जलने लगता है। ठीक है, अब जैसे आपके पास लकड़ी रहे बेटा, लकड़ी है वो भी एक फ्यूल है, अब उसको माचिस से ऐसे जलाओ तो नहीं जलेगा वो, उसको थोड़े टाइम में बहुत टाइम तक जला कर रखना पड़ेगा तब जाकर जलेगा, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत अधिक होता है, उसको जलने में समय लगता है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, पेट्रोल में आग मार के देखो, माचिस मारना मत, है ना, बता रहा हूं, उसका इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल कम है। तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल कम रहेगा वो जल्दी से जल जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम या न्यूनतम टेम्परेचर है जिसपे कोई पदार्थ, कोई फ्यूल, कोई ईंधन अपने आप जलने लगता है। ठीक है ना, मतलब उसको हीट देंगे हम, उसको हीट देंगे, ताप देंगे, मतलब वो टेम्परेचर, मतलब जैसे कई क्या होता है बहुत समय तक जलाते रहो, अधिक टेम्परेचर तब जलता है, कोई चीजें कम टेम्परेचर में ही जलने लगती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? अच्छा, एकमात्र तैरता हुआ भी राजस्थान मतलब राष्ट्रीय उद्यान होता है क्या, नेशनल पार्क? अच्छा, जो जिम कॉर्बेट है बेटा, ये तो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और फिर इसका नाम, उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, और 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया। पहला नेशनल पार्क है। काजीरंगा, ये असम में है। कहाँ है बेटा? असम में है। ठीक है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। केबुल लामजाओ बेटा, ये है आंसर अपना, जो एकमात्र तैरता हुआ, ये कहाँ है? मणिपुर में। कौन सी झील में है, कौन से झील के किनारे है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके बाद ये दाची ग्राम, ये भी अपना आंसर नहीं आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मेल्स? नरों में ब्रिसड का क्या कार्य है? जो ब्रिसड होता है, टेस्टिस होता है, उसका क्या काम है? तो जो नरों में जो टेस्टिस है बेटा, उसका काम है क्या? शुक्राणु बनाना, स्पर्म प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी एग कौन प्रोड्यूस करता है? तो एग प्रोड्यूस करने का काम है ओवरी का। ठीक है, जो अंडाशय होता है। समझ में आ गया? जो अंडाशय होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एग। टू सपोर्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है उसको सहारा देने के लिए वो होता है अपना क्या? यूटरस, गर्भाशय, जो भ्रूण को सहारा देता है। टू फर्टिलाइज एग, अंडाणु का निषेचन करना। तो अंडाणु का निषेचन कौन करता है? स्पर्म यानी शुक्राणु करता है। तो हमसे पूछा क्या गया, वृषण का कार्य क्या है? टेस्टिस का काम। तो टेस्टिस क्या करता है? ये मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 7, विच हार्मोन रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखो बेटा बताओ, हार्मोन की बात हो गई तो कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन नहीं है, तो थायराइड है। तो गला जो जो घेंगा रोग होता है उसके लिए ये गलत हो गया। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं, ये तो क्या है? फीमेल हार्मोन है, फीमेल सेक्स, फीमेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद एड्रेनिल, ये तनाव, गुस्सा, उसके लिए होता है। ठीक है, जो इंसुलिन होता है बेटा, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रक्त में शर्करा के स्तर को, उसकी मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ये कहां से रिलीज होता है बेटा? ये होता है पेंक्रियास से, यानी अग्न्याशय से। कहां से? पेंक्रियास से। ठीक है, तो पेंक्रियाज से जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर कम इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो रक्त में क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज, जो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाता है। वही अगर इंसुलिन आ रहा है तो उसको मेंटेन करके रखता है शुगर लेवल को, है ना, रक्त में। और देखो जो पेंक्रियाज से रिलीज हो रहा है ये इंसुलिन हार्मोन, पेंक्रियाज यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम कर रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। वहीं पेंक्रियाज जब एक्सोक्राइन यानी कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों के रूप में काम करता है तो वो पाचक रस यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, जो पाचन में मदद करता है। यहाँ पे जो पेंक्रियाज अग्न्याशय है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड इट्स एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट विल द प्रेशर? पूछा एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाएगा और उसका क्षेत्रफल इतना है, तो दाब कितना होगा? चलो हमको पता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसे ही हम कहते हैं प्रेशर। और हमको किसकी किसकी वैल्यू दी गई, प्रेशर निकालना है। चलो फोर्स कितना है 20 न्यूटन, ठीक है 20 न्यूटन फोर्स हो गया। और फिर एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 1 जा 4 5 जा तो आ गया प्रेशर इक्वल टू 5, इसका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिख रहा है ना। चलो तो ऐसा है, या फिर उसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं उसका यूनिट। ये तो 5 आ रहा है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। देखो 5 आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। अब देखो ये, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द फॉलोइंग सेटअप। हमने ये जो सेटअप किया तो ये बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। तो पूछा है क्वेश्चन, द बल्ब में नॉट ग्लो बिकॉज, द बल्ब के न जलने के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला है द सॉल्यूशन इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, जो घोल है जो यहाँ पे लिक्विड है वो विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ये हो सकता है बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी जिस कारण बल्ब नहीं जलेगा, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है बिल्कुल। द सेल में बी यूज्ड अप, जो सेल है बेटा, जो सेल हमने बैटरी या सेल जो लगाई है वो खत्म हो गई, ये भी पॉसिबल, इस कारण बल्ब ना जले, ये पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है। द बल्ब में बी फ्यूज्ड, जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया हो। ये जो बल्ब है जो जलेगा, देखिए विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बल्ब भी फ्यूज है तो बल्ब नहीं जलेगा, ये भी हो सकता है। तीनों कारण हो सकते हैं बेटा बल्ब ना जलने के, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी कारण हो सकते हैं, आंसर होगा डी। चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ऑप्शन थ्रू विच चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर। उस विकल्प को चुनिए जिसके माध्यम से आवेश एक आवेशित वस्तु से दूसरे आवेशित वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। चार्ज को ट्रांसफर करना है, तो चार्ज ट्रांसफर करना है तो फिर जो भी ऑब्जेक्ट रहे वो क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, विद्युत का सुचालक, अच्छा चालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखो प्लास्टिक नहीं है गुड कंडक्टर, कॉपर बिल्कुल है, लकड़ी नहीं है, ठीक है। लकड़ी नॉर्मल लकड़ी नहीं, अब उस लकड़ी को गीली कर दो तो हो सकता है वहां से कुछ कंडक्ट हो जाए, कुछ चालकता आ जाए उसमें, ठीक है। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। तांबे की तार, तांबा क्योंकि जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। यही पूछा ना, स्थानांतरित करना मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, कंडक्टर ऑफ हीट। तो बाकी सी क्या है, इंसुलेटर या बैड कंडक्टर है सब। रबड़, किसी को भी हम डायरेक्ट समझिए, हम डायरेक्ट किसी को ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कुचालक है। क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उस पे किसी किसी जैसे कि एयर को कह दे हम कुचालक है, लेकिन कहीं के विशेष परिस्थिति में जो बादल में जो लाइटनिंग होती है वहां पे तो वहां से चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। और उसी प्रकार लकड़ी है, लकड़ी तो विद्युत की कुचालक है ना, लेकिन जब वो गीली हो तो वहां से उसमें चालकता आ जाती है, सुचालक हो जाता है, गुड कंडक्टर हो जाता है, तो इसीलिए ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, हु जनरली प्रोड्यूस अ साउंड विद द हाईएस्ट श्रिलनेस, मतलब कि सामान्यतः सबसे तीखी कर्कश ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, जिसमें तारत्व अधिक हो, पिच अधिक हो, कौन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए मैन, ऑप्शन नंबर बी वुमेन, ऑप्शन नंबर सी चाइल्ड, और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी ये सभी क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिए हैं और लगातार हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी मेहनत करते रहो, इन बच्चों की तरह सिलेक्ट हो जाओगे आप भी। जिस तरीके से हमने क्लास 6 में नंबर 1 रिजल्ट दिया था, इस बार देखिए क्लास 9 में भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बस बारी आपकी, अच्छे से पढ़ते चलो। आपकी तैयारी के लिए लाइव बैचेस हैं, क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS के लिए, नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैच मिल जाएंगे। साथ ही सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और RMS में जीके पढ़ना चाहते हैं, जीके का कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं, सारी चीजें कंप्लीट करना चाहिए, इतनी सारी चीजें याद करने को है, तो जीके के स्पेशल बैच में इनरोल करके आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास 9 के लिए बैच है हमारा, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश सब कुछ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए
सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। लास्ट समय में प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट जरूरी है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के मॉडल पेपर में इनरोल करके। बाकी करना क्या, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। जिसकी भी तैयारी करें उस पर क्लिक करके प्रोसीड करके आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। और आपको एक बात याद रखना है, आपके लिए स्पेशल अभी ऑफर है, एग्जाम 33 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 33% का स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफर आपके लिए 30 अक्टूबर तक है केवल और केवल, याद रखिए, है ना। जो भी बैच आप ओपन करेंगे वहां पे एग्जाम 33 लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे 33% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी प्रोसीड करके एनरोल कर लीजिएगा। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट मिलती रहे, है ना। और बाकी बैच में इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई जानकारी चाहिए नए बैच से रिलेटेड, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। बाकी अगर आपको तैयारी से रिलेटेड या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।